गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। अब आज हम लोग बीएड हमारा फर्स्ट पेपर ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर पार्ट 6 इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। नियर अबाउट आई थिंक 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं और जिसको आप लोग देख लेंगे। और अब 2 या 3 क्वेश्चंस और आज हम लोग लेके चलेंगे जो हमारे कुछ प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, इसको आप लोग देख लेंगे। फिर हम लोग चलेंगे सेकेंड बुक की तरफ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है या शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है? बात एक ही है। शिक्षा की प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। 2023 का क्वेश्चन है। नाउ लेट्स सी। शिक्षा से अभिप्राय, पहला है शाब्दिक अर्थ संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में क्या कहेंगे इसको? आप मिला के भी लिख सकते हो और अलग अलग करके भी दिखा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। संस्कृत में शिक्षा शब्द शिश धातु से बना है जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। इसमें अ प्रत्यय लगने से यह शिक्षा बन जाता है। अ प्रत्यय लगने से आ की मात्रा लग जाए तो शिक्षा बन जाता है। अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के 3 शब्दों से माना जाता है। एडुकेयर जिसका अर्थ है बाहर निकालना या विकसित करना, एडुकेयर जिसका अर्थ है पोषण करना या पालन पोषण करना, एंड एडुक्टम जिसका अर्थ है शिक्षण का कार्य। ठीक है, ये अंग्रेजी में हो गया। संकुचित अर्थ में क्या आएंगे? शिक्षा का तात्पर्य निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित पाठ्यक्रम के माध्यम से दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा से है। यह ज्ञान मुख्य रूप से पुस्तकीय होता है। इसका उद्देश्य डिग्री या प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है, जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं। अब है व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका अर्थ है मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक चलने वाला अनुभव। व्यक्ति अपने परिवार, समाज, पर्यावरण अनुभवों से जो कुछ भी सीखता है वह सब शिक्षा है। ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। अब परिभाषा क्या हो गया? ये महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण विकास से ही है। सारी चीज़ें बहुत ईजी, 2-3 बार हम लोग रीड करेंगे तो कंप्लीटली माइंड में सेटअप हो जाएगा। नाउ शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति बहुआयामी और वैज्ञानिक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, पॉइंट याद रखेंगे। ओके, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। यह केवल विद्यालय तक सीमित नहीं है बल्कि व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। फिर है हमारी सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समाज के लिए तैयार करना है, इसलिए यह सामाजिक समायोजन सिखाती है। फिर हमारी है द्विध्रुवीय या त्रिध्रुवीय। ठीक है, तो 3 में क्या आता है, 4 में क्या है? ठीक है, उसको 2 में क्या है, 3 में क्या है? तो द्विध्रुवीय में क्या है? इसे जॉन एडम्स ने द्विध्रुवीय यानी कि शिक्षक और छात्र या छात्रा, ठीक है, 2 लोगों का, और जॉन ड्यूवी ने इसे त्रिध्रुवीय कहा है। ठीक है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम या फिर समाज की प्रक्रिया माना है। विकास की प्रक्रिया, ये बालक की जन्मजात शक्तियों को विकसित करती है और उसके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाती है। व्यवहार में परिवर्तन, शिक्षा का परिणाम व्यक्ति के ज्ञान, कौशल और अभिव्यक्तियों में सकारात्मक बदलाव लाना है। गतिशील प्रक्रिया, शिक्षा समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है, यह स्थिर या अपरिवर्तनशील नहीं है। कला एवं विज्ञान, यह कला है क्योंकि इसमें सृजनात्मक और शिक्षण कौशल शामिल है, और विज्ञान है क्योंकि इसमें व्यवस्थित, क्रमबद्ध और सिद्धांतों पर आधारित है, यानी कि ये अपनी गति के अनुसार चलती है और सब में क्या लेके आती है? परिवर्तन लेके आती है। शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है और वे इसमें सभी कारक शामिल हैं जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। पहले है हमारा शैक्षिक दर्शन। ठीक है, यह शिक्षा के लक्ष्यों, उद्देश्यों और प्रकृति का अध्ययन करता है, जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद का शिक्षा पर प्रभाव, ये हम लोगों ने पढ़ा है। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक, ठीक है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, उसका क्षेत्र मनोवैज्ञानिक भी है। यह सीखने की प्रक्रिया, विकास के सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताएं और छात्रों के व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा क्या है? समाजशास्त्र से भी रिलेटेड है। समाजशास्त्र भी हमारी शिक्षा का एक क्षेत्र है। ये समाज और शिक्षा के पारस्परिक संबंधों, सामाजिक परिवर्तनों में शिक्षा की भूमिका और विद्यालयों को एक सामाजिक संस्था के रूप में अध्ययन करता है। ठीक है, विद्यालय भी क्या है? एक सामाजिक संस्था है। शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन, इसमें विद्यालय या शिक्षा व्यवस्था के नियम, प्रबंधन, वित्त पोषण और संगठन का अध्ययन किया जाता है।
शिक्षण विद्या और तकनीक, इसमें विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रभावी रणनीतियों, तकनीकों और शिक्षण सामग्री का अध्ययन शामिल है। तुलनात्मक शिक्षा, यह विभिन्न देशों की शैक्षिक प्रणालियों, नीतियों और प्रथाओं की तुलना करता है ताकि सुधार के लिए विचार प्राप्त किए जा सके। पाठ्यक्रम, इसमें पाठ्यक्रम के सिद्धांतों, निर्माण, विकास और मूल्यांकन का अध्ययन किया जाता है। मूल्यांकन और मापन, ये छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करने के लिए परीक्षणों, मापन उपकरणों और मूल्यांकन तकनीकों का अध्ययन करता है। अब इसका निष्कर्ष क्या है? शिक्षा एक व्यापक, गतिशील और सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण और संतुलित विकास करना है ताकि वे समाज में सफलतापूर्वक जीवन यापन कर सके। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये अभी तक आया नहीं है, मे भी आ सकता है। ठीक है, भारतीय समाज की संस्कृति, स्वरूप और विशेषता बताइए। ठीक है, संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का स्वरूप। भारतीय संस्कृति का स्वरूप निम्नलिखित तत्वों से मिलकर बना है। पहला है भौगोलिक एवं जाति विविधता। भारत में पर्वत, पठार, मैदान और तट जैसी व्यापक भौगोलिक विविधता है जिसने विभिन्न क्षेत्रों के खान पान, वेशभूषा और रहन सहन को प्रभावित किया है। ठीक है, अलग अलग जगह के अलग अलग खान पान हैं, जहाँ का जैसा एटमॉस्फेयर होगा, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी होगी, उसी तरह से सारी चीज़ें होगी। ये एक बहुजातीय समाज है, इसमें कई नस्लों और प्रजातियों के लोग एक साथ निवास करते हैं जिसने एक समग्र संस्कृति को जन्म दिया है। धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक बहुलता। भारतीय समाज हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन आदि धर्मों का संगम स्थल है। यहाँ सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत प्रचलित है, जहाँ सभी धर्मों के अनुयायियों को समान आदर और स्वतंत्रता प्राप्त है, जैसा कि हमारे देश में है। ठीक है, तो ये हमारे देश के बारे में। अनेकता में एकता, यह भारतीय संस्कृति की सबसे प्रमुख स्वरूप है या सबसे प्रमुख विशेषता है। भाषा, धर्म, रीति रिवाजों और कला की विभिन्नता के बावजूद भारत एक राष्ट्र के रूप में संगठित है। राष्ट्रीय पर्व, संविधान और समान दार्शनिक मूल्य इस एकता के सूत्र हैं। आध्यात्मिक एवं भौतिक समन्वय। भारतीय संस्कृति ने धर्म, कर्तव्य, अर्थ, धन, काम, इच्छा, मोक्ष, मुक्ति, इन 4 पुरुषार्थों में विश्वास रखा है। ये केवल भौतिक सुखों को ही जीवन लक्ष्य नहीं मानती, बल्कि आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक विकास को भी अधिक महत्व देती है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता भी हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट आप लोग याद रखेंगे और उसको अपने मन से करने की कोशिश करेंगे। लेट अस स्टार्ट। प्राचीनता एवं निरंतरता। भारतीय संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है। मोहनजोदड़ो, वैदिक काल, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, मिस्र, यूनान और रोम जैसी प्राचीन संस्कृतियां जहां नष्ट हो गई, वहीं भारतीय संस्कृति आज भी अपने मूल स्वरूप में जीवंत बनी हुई है। समन्वयवादिता एवं सहिष्णुता। भारतीय संस्कृति में विदेशी संस्कृतियों के तत्वों को भी समाहित करने की अद्भुत क्षमता रही है। इसने विभिन्न विचारों, मतों और विश्वासों को न केवल स्वीकार किया बल्कि उनके प्रति गहरी सहिष्णुता भी दिखाई। जैसा कि आपने देखा, हमारे देश में कितने ही लोग आके बसे, हमने सबको उसको स्वीकार कर लिया, इसलिए हमारे यहाँ पे इस्लाम भी आ गया, मुगल भी इस्लाम आ गया, बौद्ध आ गया, जैन आ गया, फारसी आ गए, सारे धर्म हमारे अंदर आ गए हमारे भारत में, और हमने सबको एक्सेप्ट कर लिया और उनके प्रति गहरी सहिष्णुता भी दिखाई। कर्म, फल और पुनर्जन्म में विश्वास। कर्म सिद्धांत भारतीय संस्कृति की नींव है, जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है और ये जीवन चक्र के पुनर्जन्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। संयुक्त परिवार प्रणाली। पारंपरिक रूप से भारत में संयुक्त परिवार संस्था को महत्व दिया गया, जहाँ पारस्परिक सहयोग, बड़ों का सम्मान, त्याग के मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। आश्रम और व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटकर कर्तव्यों का निर्धारण करती है। हालांकि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समय के साथ विकृत हुई। इसका मूल उद्देश्य श्रम का विभाजन और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना था। ठीक है, पहला ये नहीं था। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि आप ब्राह्मण ही हो, वो आपको बोल दिया गया जो अलग अलग, जैसे कहा ना कि श्रम का विभाजन और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना था। कला, साहित्य एवं दर्शन का गौरव। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे कालजयी साहित्य, शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य जैसे भरतनाट्यम, कथक और वास्तुकला जैसे ताजमहल, अजंता भारतीय संस्कृति की विश्वव्यापी पहचान है।
अब हमारा इसमें आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके विचार से भारत के वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ठीक है, प्रोस्पेक्टिव में शिक्षा का क्या उद्देश्य होने चाहिए, शिक्षा के क्या उद्देश्य होंगे, सहकरण स्पष्ट कीजिए। चलिए, भारत की वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में शिक्षा के उद्देश्य पॉइंट से नोट करेंगे, उसके उद्देश्य देखेंगे और उसका रीज़न भी समझेंगे कि ये उद्देश्य क्यों है। भारत इस समय तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है, लेकिन यह बेरोजगारी, कौशल अंतर, आय असमानता और तकनीकी परिवर्तन जैसी चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित होने चाहिए। पहला है रोजगार परक कौशल और व्यावसायिक दक्षता का विकास। उद्देश्य क्यों है ये, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों को बाजार की मांग के अनुसार विशेषज्ञ कौशल जैसे कोडिंग, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या उच्च स्तरीय क्राफ्ट प्रदान करना, ताकि वे तुरंत रोजगार प्राप्त कर सके और अपना उद्यम शुरू कर सके। ये तो रियल में नीड है। कारण बेरोजगारी निवारण, इससे बेरोजगारी क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी। पारंपरिक डिग्री धारकों की संख्या अधिक है, बिल्कुल है, लेकिन औद्योगिक विशिष्ट कौशल की कमी है, क्योंकि स्किल में सबकी कमी है, रिटर्न सबको आता है लेकिन स्किल की कमी है। शिक्षा को सैद्धांतिक के बजाय व्यवहारिक प्रशिक्षण पर केंद्र करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग, भारत के पास युवा जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सही कौशल प्रदान करके इस जनसंख्या को उत्पादक शक्ति में बदला जा सकता है। उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहन, छात्रों में जोखिम लेने की क्षमता, समस्या समाधान कौशल और सृजनात्मक सोच विकसित करना, ताकि वे नौकरी खोजने के बजाय नौकरी पैदा करने वाले बने। वाह, कारण क्या होगा, इससे रोजगार सृजन होगा। भारत की विशाल श्रम शक्ति को केवल सरकारी या कॉर्पोरेट नौकरियां नहीं दे सकती, ठीक है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ही बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत, नए विचार और स्वदेशी तकनीकी समाधान ही देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। डिजिटल साक्षरता और तकनीकी अनुकूलन, उद्देश्य क्या है, सभी स्तरों पर डिजिटल उपकरण, इंटरनेट उपयोग और साइबर सुरक्षा का ज्ञान देना, छात्रों को तेजी से बदलती तकनीक के अनुकूल बनाना, बिल्कुल ज़रूरी है। ये जैसा होगा उस तरह से हम लोग आगे जल्दी ही बढ़ेंगे। चौथी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रीज 4.0, ठीक है। अर्थव्यवस्था तेजी से स्वचालन और डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रही है, ठीक है। बहुत सारे अब AI भी आ गए हैं ना, देख रहे हैं ना। यदि हमारी श्रम शक्ति डिजिटल रूप से साक्षर नहीं होगी तो हम पीछे छूट जाएंगे, बिल्कुल छूट जाएंगे। समावेशी विकास होगा, इससे डिजिटल शिक्षा ग्रामीण और शहरी विभाजन को कम करके आर्थिक अवसरों को सभी तक पहुंचाने में मदद करता है। कि अब तो गांव-गांव में भी हो गए हैं, सारी चीज़ें आ गई है, फिर भी क्या है, लोग अवेयर नहीं है, उसका यूज़ करना नहीं जान रहे हैं। पहुंच तो गए हमारा डिजिटल गांव-गांव, लेकिन अभी यूज़ प्रॉपर कोई नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं, वो भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। नैतिक और मूल्य आधारित आर्थिक व्यवहार, उद्देश्य क्या है, छात्रों में व्यावसायिक नैतिकता, ईमानदारी, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों को विकसित करना। कारण क्यों, इसका आर्थिक स्थायी अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यवहार आर्थिक विकास की गति को धीमा करते हैं। ईमानदार व्यावसायिक आचरण निवेश को आकर्षित करते और अर्थव्यवस्था में विश्वसनीय बढ़ाता है। समावेशी और न्याय संगत नैतिक मूल्यों के साथ ही आय असमानता और शोषण जैसी समस्याओं पर भी ध्यान दिया जा सकता है। वित्तीय साक्षरता, छात्रों को बचत, निवेश, ऋण प्रबंधन, बीमा और कर्ज जैसी बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं को समझाना, ताकि वे अपने धन का प्रभावी ढंग से प्रबंध कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। इसका रीज़न क्यों है, ऐसा क्यों करना चाहिए, वित्तीय रूप से साक्षर नागरिक समझदारी भरे आर्थिक निर्णय लेते हैं, ठीक है। वित्तीय रूप से साक्षर जिसको अगर पैसे की समझ होगी तो वो पैसे का प्रबंधन सही कर पाएगा, सही निर्णय ले पाएगा, जिससे वे गरीबी के जाल से बच सकते हैं और देश की समग्र बचत दर बढ़ सकती है, जो निवेश के लिए आवश्यक है। ये उद्देश्य सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने का माध्यम न हो, बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य को आकार देने वाला एक सहकार्य उपकरण बने। आज हमारे 3 क्वेश्चन फिनिश हो गए। सेकंड बुक के हम लोग कल चलेंगे।
आज शायद इधर उधर बोलते टाइम अगर टंग स्लिप हो गई तो आई एम सो सॉरी डियर फ्रेंड्स, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। फिर मिलेंगे न्यू चैप्टर में, न्यू सेकंड पेपर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।